हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज। तो लास्ट चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स देखे थे और इस चैप्टर में हम उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। यानी कि एप्लीकेशंस क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से क्या क्या जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deal with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. तो इसका क्या मतलब है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इसेंशियली डील करती है किससे, जो इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन है उससे। यानी कि कोई भी चीज़ है या कोई भी प्रोडक्ट है जब उसको लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है तो उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, जो ह्यूमंस बीइंग के लिए क्या है यूज़फुल होते हैं और इनको क्या है इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, इनको लार्ज स्केल पे किस में बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में। इसीलिए जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको इसेंशियली डील करवाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। ठीक है, एंड यहाँ पे टर्म आई है बायोफार्माक्यूटिकल्स। बायोफार्माक्यूटिकल्स क्या होते हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें इन विवो बनाया जाता है, मींस कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर बनाया जाता है, उसे बोलते हैं बायोफार्माक्यूटिकल्स। एंड बायोलॉजिकल्स का क्या मतलब है, तो जो बायोलॉजिकल्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो शुगर, प्रोटीन या फिर डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल मेडिसिन्स होती हैं। ठीक है, इनको पावरफुल मेडिसिन्स की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इनको बनाने के लिए जो बायोफार्माक्यूटिकल्स हैं या फिर बायोलॉजिकल्स हैं, इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ करते हैं, फंगाई का यूज़ करते हैं, प्लांट्स का यूज़ करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं। एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब है कि जो इनका जीन है, डीएनए है, उनमें क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production. तो अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं थेराप्यूटिक्स में। थेराप्यूटिक्स का क्या मतलब है कि जो किसी डिजीज़ है, कोई बीमारी है, उसको ट्रीट करने में। ठीक है, और हम किस में यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक्स में। डायग्नोस्टिक का क्या मतलब है, किसी जो बीमारी है फिर डिजीज़ है उसको ढूंढने के लिए भी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारी खेती है उनके लिए क्या है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो प्रोवाइड करने के लिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, जिनके जीन्स में, जिनके डीएनए में कुछ अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, तो उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं ना वो कैसी होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं। तो जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये कैसी होती हैं, ये टॉलरेट कर सकती हैं अपने आप को एबायोटिक स्ट्रेसेस से। एबायोटिक स्ट्रेस कौन से होते हैं, कोल्ड, पीएच, वाटर सैलिनिटी, ये सब। और क्या कर सकती हैं, ये पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, हाई यील्ड देती हैं। तो ये जो हैं वो हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नेक्स्ट जो बायोटेक्नोलॉजी हम उसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड में। प्रोसेस्ड फूड कैसा होता है कि जैसे हम लोग कोई रॉ मटेरियल या फिर कच्चा माल यूज़ करके हम लोग क्या बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा उसमें। उसकी जो ये क्या करते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है इसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है ना उसको बढ़ा देती है। ठीक है, तो इससे क्या है ना, वो खाना जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। एंड नेक्स्ट जो बायोटेक्नोलॉजी उसका यूज़ होता है बायोरेमिडिएशन में। बायोरेमिडिएशन मतलब क्या होता है कि जो पोल्यूशन फैल रहा है, जो केमिकल्स की वजह से या फिर और भी जो चीज़ें हैं, फॉग है, स्मोक है, इन सब की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो वो जो पॉल्यूटेंट हैं जो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स के लिए क्या होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं। वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, इन पॉल्यूटेंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं या फिर इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी कम होगा। नेक्स्ट जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है वेस्ट ट्रीटमेंट में, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें देखा था कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे वो उसमें क्या कर रहे थे, जो वेस्ट वाटर था उसको क्या कर रहे थे, प्यूरिफाई कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये जो है कुछ एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। तो अब जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं? प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। तो इसका क्या मतलब है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता है, बहुत सी जो यूज़फुल रिएक्शंस हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सब कुछ हो रहा है उसमें, तो इसकी वजह से उनमें क्या है, बहुत सारी जो यूज़फुल रिएक्शंस हैं वो होती रहती हैं। तो उन रिएक्शंस में क्या होते हैं, उनमें हेल्प करता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कौन होते हैं, जैसे माइक्रोब्स हो गए, प्योर एंजाइम्स हो गई, ये क्या है, कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो सबस्ट्रेट होता है, जैसे ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है, इसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो कैटलिस्ट है उसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो रिएक्शंस हैं वो स्लो हो रही होती हैं, तो उनमें जब हम लोग कैटलिस्ट डाल देते हैं तो वो रिएक्शंस कैसी हो जाती हैं, फास्ट। तो उन्हीं रिएक्शंस में क्या हो जाए, जो कैटलिस्ट होता है वो यूज़ होता है माइक्रोब्स एंड प्योर एंजाइम इन अ बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। तो जो सेकंड क्रिटिकल रिसर्च एरिया है वो कौन सा है, कि जो ये कैटलिस्ट है इसको एक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, और वो तभी वो जो कैटलिस्ट है वो एक्ट करेगा जब उसको प्रॉपर कंडीशंस, पीएच, टेम्परेचर या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस सही से मिल पाएंगी, तभी वो जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है वो हमने जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें भी देखा था कि वो उसमें जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई एंड सेपरेट किया जाता है, ठीक है, तभी वो आगे जो है हम उसको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मतलब है कि इसमें क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है जिसमें से हम प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। Let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of humans' life, especially in the field of food production and health. तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके जो अपनी लाइफ है उसको इम्प्रूव किया है, स्पेशली जो फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ सेंटर है उसके अंदर। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होती है। Let us take a look at the 3 options that can be thought for increasing food production. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 3 ऑप्शंस हैं वो कौन से हैं जो फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले जो एग्रोकेमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है कि जैसे उनमें क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको डाला जाता है फील्ड्स में, ठीक है। सेकंड यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स का, यानी कि खाद वगैरह का यूज़ किया जाता है। थर्ड इसमें इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज़ होता है, जो इंसेक्ट वगैरह को ख़त्म करते हैं तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं। और फोर्थ क्या है, जैसे हर्बिसाइड्स हैं, जो हर्ब्स होती हैं ना छोटी छोटी, जो हमें क्रॉप है हमारी उससे अलग हटके जो घास फूस होते हैं उसको हर्बिसाइड्स बोलते हैं, उनको हटाने के लिए भी हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है हर्ब्स को, ठीक है। तो अब जो ये एग्रोकेमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या होता है, वो जो फार्मर्स हैं उनके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, यानी कि उनके लिए क्या है, महंगा हो जाता है इन केमिकल्स को ख़रीदना। सेकंड क्या है, उनका जो इससे क्या होता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर है इससे जो जिस फील्ड में, जिस एरिया में जो एग्रीकल्चर की जा रही है वहाँ का जो एरिया है उसमें जो पानी और जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है, क्योंकि ये केमिकल्स का यूज़ होता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो जाता है। सेकंड, जो फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए की जाती है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होगा, कोई केमिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक होता है, प्योर नेचुरल होता है।
इसमें जो नेचुरल खाद है, मैन्योर है, उसका यूज़ किया जाता है, गोबर वगैरह की खाद का यूज़ किया जाता है। और इसमें ना वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, जो केंचुआ की खाद होती है ना, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, जो कि अर्थवॉर्म से ही बनती है। तो ये क्या है, एक नेचुरल तरीका है जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वो। तो इसमें क्या है कि ये एक्सपेंसिव तो ठीक है नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो कम होती है। तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने की जो टेक्निक है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या होता है, ऐसी क्रॉप जिनके डीएनए में हम कुछ चेंज करते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी कि उनके डीएनए में चेंज कर दिया जाता है, फिर जो प्रोडक्शन है वो उसमें वो जीन डाल दिया जाता है जो हमको चाहिए। तो यानी कि इसमें क्या होगा, हम लोग उसके जो डीएनए है उसमें चेंज कर रहे हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियर या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसके अंदर, ठीक है। The Green Revolution succeeded in tripling the food supply, but yet it was not enough to feed the growing human population. तो सबसे पहले टर्म आई है यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ये क्या है, ऐसा रिवॉल्यूशन था जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसको जो है, इसके फादर कौन थे, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे मिस्टर MS स्वामीनाथन। तो जब ये खेती में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो फूड प्रोडक्शन है वो ट्रिपलेट यानी कि 3 गुना बढ़ गया था। तो जो ये इसकी सप्लाई थी ये बाद में भी क्या है, इनफ नहीं हो पाई, यानी कि क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को क्या कर पा रहा है, पूरी तरह से फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो इसीलिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि ये एक तो एक्सपेंसिव था, ठीक है, और इसमें जो डिमांड थी फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, वो भी ज़्यादा हो गई थी इन वेराइटीज़ की वजह से, क्योंकि जो वेराइटी ग्रो करने में क्या लग रहा था, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था, जिसकी वजह से जो नॉर्मली जो फार्मर्स हैं वो ये ख़रीद करने में सक्षम नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं इनकी जो डिमांड है वो भी बढ़ी। तो और जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है फिर उसको जो फूड प्रोडक्शन है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में सफल नहीं हो पाया था। Increased yield have partly been due to the use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals, fertilizers and pesticides. तो इसका क्या मतलब है कि हमें यील्ड बढ़ाने के लिए क्या है, जो इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ थी उनका भी यूज़ करना पड़ेगा। एंड ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से, एंड जो एग्रो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, उनको यूज़ करने की वजह से, ठीक है। तो और ये जो चीज़ें हैं, जो एग्रो केमिकल एंड जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो तब उस समय पूरी नहीं हो पा रही थी। तो जो इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज़ हैं उनको हम कुछ हद तक तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम जो हैं उनको यूज़ करेंगे जब हम लोग बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ करेंगे, एंड जो एग्रो केमिकल्स हैं उनका यूज़ होगा, तभी ये हैं जो फूड प्रोडक्शन है उसमें अच्छे से प्रॉपर जो वाटर है वो प्रोवाइड करेंगे हम उनको, जब प्रॉपर मैनेजमेंट देंगे, ठीक है, कुछ जो वीड्स को हटाने के लिए वीडिसाइड्स का यूज़ करेंगे, तभी जो फूड प्रोडक्शन है हम उसको बढ़ा पाएंगे। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive. तो अब जो फार्मर्स हैं, जैसे जैसे हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसीलिए उसमें जो एग्रो केमिकल्स हैं उनके लिए क्या हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। एंड फर्दर इंक्रीज इन द यील्ड विद द एक्साइटिंग वेराइटीज़ आर नॉट पॉसिबल यूजिंग अ कन्वेंशनल ब्रीडिंग। और जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो यील्ड बढ़ाने के लिए उनकी जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो टेक्निक चलती आ रही हैं उनसे ये पॉसिबल नहीं है कि जो हम लोग क्या है फूड प्रोडक्शन में हाई यील्ड वेराइटीज़ इम्प्रूव कर पाएँ। Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their fields? तो अब जो फार्मर्स थे
वो कुछ अल्टरनेटिव पाथ चाहते थे, यानी कि कोई दूसरा रास्ता चाहते थे कि जो अपनी जेनेटिक्स की समझ है उसके आधार पे हम जो हमारा यील्ड है उसको बढ़ा पाएँ, हमारे जो फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, हमारे जो फूड प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ा सके जो हमारी जेनेटिक्स है उसकी समझ के आधार पे। तो ऐसा जो फार्मर्स हैं वो चाह रहे थे कि कोई अलग रास्ता हो, जो ये हमारी ऑर्गेनिक कल्चर है, एग्रोकल्चर है, या फिर एग्रोकेमिकल जो एग्रीकल्चर था उसके अलावा कुछ हो जिससे कि हम अपना यील्ड को बढ़ा सकें। Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effect on the environment are reduced? और वो क्या देख रहे थे कि अगर कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स हैं उनका जो यूज़ है वो कम कर सके, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो सके, उसका जो एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं केमिकल्स की वजह से वो भी कम हो पाएँ। यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज़ अ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो फिर उन्होंने क्या ढूंढा, इसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन क्या था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करना। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो क्या होती हैं कि जो क्रॉप्स हैं उनके डीएनए में ही चेंज कर दिया जाए, तो ऐसे बन जाती हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। Plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism। तो जो प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगाई है या फिर एनिमल्स हैं, उनके जो जीन्स हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। किसकी वजह से, मैनिपुलेशन करके। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, कुछ जोड़ तोड़ करके, ठीक है। तो उनको जैसे कुछ जोड़ के, कुछ तोड़ के, तो उनको क्या किया जाता है, जो उनका डीएनए है उसमें चेंज कर दिया जाता है। जो प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगाई, एनिमल्स हैं, इन सबके जो डीएनए है उसमें चेंज करने को क्या बोलते हैं फिर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं वो भी क्या हैं, यूज़फुल होते हैं अलग अलग तरीक़ों में। कैसे, देखो, सबसे पहले क्या है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, टॉलरेंस होता है अबायोटिक स्ट्रेसेस से। अबायोटिक स्ट्रेसेस क्या होते हैं, जैसे कोल्ड होगी, सर्दी में क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो मुरझा जाते हैं ज़्यादा ठंड की वजह से, या फिर सूखा पड़ गई तो उसकी वजह से जो पौधे हैं वो मर जाते हैं, या फिर जो सैलिनिटी है जो सॉइल में ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से भी जो प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, ज़्यादा हीट होगी। तो अब तो जो नॉर्मल प्लांट्स हैं ना वो तो इनको नहीं झेल पाते, कोल्ड, ड्राफ्ट, सॉल्ट एंड हीट को, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं वो इनको टॉलरेट कर सकते हैं अबायोटिक स्ट्रेसेस को। उनके जो जीन्स में ऐसे अल्टर कर दिया जाता है कि वो इनके टॉलरेंस हो जाते हैं। सेकंड क्या है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। सेकंड, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। यानी कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो उन पे डिपेंड नहीं रहते, ठीक है। तो उनकी डिपेंडेंसी को क्या कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही क्या होता है, कुछ ऐसे रेजिस्टेंट जो जीन है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको पेस्ट से क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। थर्ड क्या है, हेल्प टू रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस का क्या मतलब है कि जब क्रॉप कट जाती है, कटने से वो जब यूज़ करने के लिए घर घर पहुंच जाती है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मीन्स कि जब जो क्रॉप है उसको काट दिया जाता है ना, तो उसके बाद बहुत सी जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जो प्लांट रेजिस्टेंट यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं उनमें क्या होता है, ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। फोर्थ क्या, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो फोर्थ क्या है कि जो एफिशिएंसी प्लांट की वो बढ़ जाती है कि इसमें जैसे जो प्लांट है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है वो क्या करता है, सिर्फ उतना ही मिनरल्स का यूज़ करता है जितना उसको ज़रूरत है, यानी कि उसमें क्या है, एफिशिएंसी है मिनरल यूसेज की। तो वो ऐसा नहीं है कि जो सॉइल में जितने भी मिनरल्स हैं उनको सभी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो सिर्फ उतना ही एब्जॉर्ब करेगा जितना उसको चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम नहीं होगी, यानी कि वो और ज़्यादा चल सकता है। तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इससे क्या हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है,
क्योंकि जो प्लांट होगा सिर्फ उतना ही मिनरल्स का यूज़ करेगा जितना उसको ज़रूरत है। फिफ्थ में क्या होगा, एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जाम्पल गोल्डन राइस, विटामिन ए एनरिच्ड राइस। एंड जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा देते हैं, यानी कि इनमें क्या होती है, जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल क्या है इनका, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार समझाती हूँ। जैसे कि ये एक प्लांट है राइस का, तो इसमें क्या होता है, जो राइस का प्लांट है यहाँ पे जीन इंसर्ट किया जाता है एक मेज का, मेज प्लस एक बैक्टीरियल जो जीन है वो इनको कहाँ पे कर देते हैं, इस जो राइस का प्लांट है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, जो राइस प्लांट है इसमें क्या हो जाता है, बीटा कैरोटीन आ जाता है, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन क्या करेगा, जब ह्यूमन कंज्यूम करेगा इसको तो ये कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल में, ठीक है। तो जो रेटिनॉल होती है उसमें जैसे हमारी आइज़ होती है ना, उस आइज़ में जो रॉड सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स में पाया जाता है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन के अंदर होती है रेटिनॉल। तो जो हमारी आइज़ हैं अगर हमें उनमें लो लाइट प्रॉब्लम है, यानी कि हमें डिम नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो विटामिन ए है उसको कंज्यूम करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारी आँखों से जो देखने की शक्ति है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो ये गोल्डन राइस हैं ये क्या है, विटामिन ए एनरिच्ड, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कंज्यूम करते हैं। और ये कैसा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड है जो कि हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से मिला है। In addition of these uses, GM has been used to create tailor-made plant to supply alternative resource to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. तो इसके साथ साथ ही हम लोग जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है उनका यूज़ करके जो टेलर मेड प्लांट्स हैं वो भी बना सकते हैं, जो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे इंडस्ट्रीज़ में, जैसे स्टार्चेस बनाने या फिर फ्यूल्स बनाने, कुछ फार्मास्यूटिकल्स बनाने। तो फिर जो टेलर मेड प्लांट्स हैं वो क्या देंगे, ये प्रोडक्ट्स देंगे, है ना। तो फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं उनको हम लोग टेलर प्लांट कैसे बनाते हैं, जैसे कि एक ये क्या है, बैक्टीरिया है और ये ह्यूमन है। अब ये ह्यूमन का हमने निकाल लिया ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। अब ये ह्यूमन इंसुलिन जो जीन है वो हम इंसर्ट कर देते हैं इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। अब जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है ये क्या बनाने लगता है, इंसुलिन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टेलर मेड प्लांट, ठीक है। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सैफफ्लावर प्लांट। जो सैफफ्लावर प्लांट है ना वो कैसा है, टेलर मेड प्लांट है, ठीक है, यानी कि वो खुद जीन्स बनाने लगता है जो पहले नहीं बना रहा था। Some of the applications of biotechnology in agriculture that you would study in detail are the production of pest-resistant plant, which could decrease the amount of pesticides used. कुछ जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है जो एग्रीकल्चर में हम करते हैं, वो करते हैं हम जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है उनका प्रोडक्शन करने के लिए भी, ठीक है। जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है वो हम आगे डिटेल में करेंगे, जैसे बीटी कॉटन है, ठीक है। वो भी क्या करता है, वो जो डिजीज़ है यानी कि जो पेस्ट है उनसे अपने आप को रजिस्ट कर लेता है। विच could डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज्ड, जो क्या करता है, पेस्टिसाइड का यूज़ है ना उसको कम कर देता है, ताकि जो पेस्टिसाइड है उनका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो प्लांट है उसके अंदर ही जो ये जीन है पेस्ट रेजिस्टेंट जीन वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, बीटी फॉर शॉर्ट। तो जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है इसका एक एग्जाम्पल है बीटी टॉक्सिन, यानी कि एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है बीटी टॉक्सिक जीन। अब जो ये बीटी टॉक्सिक जीन है ये क्या करता है, जो पेस्ट होता है जो इसके ऊपर लग जाता है उसको ये किल कर देगा, ठीक है। जो क्योंकि जो प्लांट है उसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है, कौन सा, बीटी टॉक्सिक जीन। अब कोई पेस्ट आएगा उस प्लांट को हार्म करेगा तो जो पेस्ट है वो ही मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये टॉक्सिन चला जाता है। तो इसीलिए जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाने के लिए एप्लीकेबल है। BT toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without the need for insecticides, in effect creating a biopesticides।
तो जब ये बीटी टॉक्सिन जीन है, इसको क्या करते हैं हम ट्रांसफ़र कर देते हैं अलग प्लांट्स में भी, तो जो प्लांट्स है वो कैसा हो जाता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाता है या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो उनका जो हमारा अवेबिलिटी होती है उनके ऊपर वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन ETC। तो अब जो ये बायो पेस्टिसाइड्स हैं जो हमारी ये बने थे, जो बायोटॉक्सिन जीन था जिसकी वजह से जो प्लांट था वो कैसा बन गया था, बायो पेस्टिसाइड बन गया था। तो इसके एग्जांपल्स हैं बीटी कॉटन, जो बीटी कॉटन प्लांट है उसके अंदर होता है, बीटी कॉर्न में ये होता है, राइस में होगा, टमाटो में, पोटैटो में और सोयाबीन में। तो ये क्या है, बायो रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं या फिर बायो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।